लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए ना बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई हैं। उसमें से कुछ एक बहुत ही ज़्यादा सर्वमान्य थ्योरी, मतलब जिसको ज़्यादा लोग मानते हैं, वो थ्योरी है वेव थ्योरी, जो कि क्या बताती है कि लाइट जो है असल में एनर्जी का ऑसिलेशन है, एनर्जी का ऑसिलेशन है, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है उसके चारों तरफ का जो फील्ड होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल किसे बोलते हो आप, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन ऑल्सो चार्ज पार्टिकल। किसी भी एटम में दो मेजर पार्टिकल होते हैं जो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला हमारा प्रोटॉन जो कि सेंटर पे होता है, और साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन में लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है, और जबकि प्रोटॉन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है लगातार। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आके जमा हो जाता है। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ये वाला एक नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी चार्ज ऑसिलेट करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हिला देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हिलता हुआ आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे। वही लाइट होती है, ठीक है। लाइट इज द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट कराते हैं यानी हिलाते हैं, उस समय पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने लगता है। इसको हम हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे वैसे तो, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा एज ए इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपको ये जानना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम ऑसिलेट करते हैं तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऑसिलेट करते हुए बनाया है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता हुआ ही बनता है। और फिर वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जाके आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगता है। तो इस तरह से रे आगे बढ़ती है। सपोज करो यार इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, फिर इस मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, फिर उसने मैग्नेटिक से मैग्नेटिक ऐसे करके पूरी वेव आगे बढ़ती है ना। और जब ये वेव हमारी आंखों में आती है, रेटिना पर टकराती है जाके, है ना, लेंस से होते हुए रेटिना पर टकराएगी। रेटिना पर जब टकराती है तो हमारे दिमाग में सिग्नल जाता है, देखो ये चीज़ ग्रीन मतलब। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। कोई चीज़ ग्रीन होती है, कोई चीज़ वाइट होती है, ऐसा क्यों होता है? फ्रीक्वेंसी ही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ ग्रीन दिखती है, कोई चीज़ रेड दिखती है, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हिलता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से हिलता है तो हम बोलते हैं देखो ये कौन सा कलर है, ये ग्रीन कलर है, या फिर ब्लू बोल दीजिए, ये ब्लू कलर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हल्का सा हिल रहा होता है हमारे आँख में आता है, हल्का हिलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आँख में आया तो हम लोग हमारी आँख में क्या सिग्नल जाता है, दिस इज़ रेड। यानी रेड एक ऐसा कलर होता है, रेड ऐसी वेव होती है। ऐसी वेव हम क्यों कहेंगे, हम कौन सी थ्योरी को मान के चल रहे हैं, वेव थ्योरी को मान रहे हैं, ठीक है। वेव थ्योरी को मान के चल रहे हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी आँख में आती है और वो कुछ ऑसिलेशन पैदा करती है रेटिना में कुछ होता है ना, हमारे बायोलॉजी में पढ़ते हैं उस चीज़ को, तो उसमें जाके ऑसिलेशन पैदा करती है तो हमारे दिमाग में सिग्नल जाता है कि रेड कलर है। उसने ऑसिलेशन पैदा किया होगा पर वो ऑसिलेशन कैसे थे, कम थे। यानी उसने मान लो हिलाया उस हमारे आँख के रेटिना को 5 बार हिलाया, इसने 500 बार हिला दिया। तो जिसने 500 बार हिलाया हमने बोला देखो ये ब्लू कलर है, वो हमें ब्लू दिखता है, तो हमारा ब्रेन पहचानता है नहीं। जब ऑसिलेशन होता है आँख के रेटिना में तो उसको ये पहचान लेता है ना, वो महसूस कर लेता है। वो महसूस करना क्या हो जाएगा, जब ज़्यादा बार आँख में रेटिना हिला होगा इसका मतलब क्या होगा कि वो ब्लू कलर की चीज़ दिखाई दी। यानी ब्लू कलर से जो लाइट आती है, आपको ऑब्वियसली पता है जब किसी चीज़ को हमें बहुत तेज ज़्यादा बार हिलाना है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और अगर कम बार हिलाना है तो कम एनर्जी लगेगी। तो ब्लू कलर की लाइट में एज़ कम्पेयर टू रेड कलर की लाइट से ज़्यादा एनर्जी होती है। पर इन दोनों चीज़ में एक चीज़ कॉमन होती है कि दोनों की स्पीड, चलने की स्पीड हमेशा सेम रहती है। यानी अगर ये 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाती है ना, तो ये भी जाती है, दोनों जाती है। ऐसा नहीं है कि ब्लू कलर की लाइट थोड़ा सा स्लो तेज चलती है तो ब्लू कलर की तेज चलेगी, रेड कलर की धीमे चलेगी, ऐसा नहीं होता। इनकी स्पीड सेम रहती है पर इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है ना। यानी इस दोनों में असल में दोनों किस चीज़ से बने हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से बने हुए हैं। एक में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत तेज ऑसिलेट कर रहा है ना। मान लो ये चौक है, ये चौक एक चौक बहुत तेज से हिलती हुई जाती है, और एक चौक जाती तो उसी डायरेक्शन में है पर उतनी स्पीड से जा रही है, पर ये थोड़ा कम हिलते हुए जा रही है आगे की तरफ, है ना। तो वो कौन सा कलर हो गया, रेड कलर हो गया, जिसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है। और ये वाला कौन सा कलर हो गया, मान लो वायलेट कलर है ना। तो ये इन चीज़ों को हमारी आंख पहचान लेती है, फ्रीक्वेंसी को हमारी आंख महसूस कर सकती है। वो एक डिवाइस है हमारी आंख से, डिवाइस है ना जो कलर्स को देखती है। तो कलर्स का मतलब समझ आया, यानी कलर्स में कुछ भी अंतर नहीं होता, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है, पर एक्चुअल में एक में ऑसिलेशन ज़्यादा है और एक में ऑसिलेशन कम है, ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐसे हिलना बार बार, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेट होना। जैसे पानी में लहरें देखी आपने,
हाँ, तो एक जगह पे पानी हिल रहा हो, वहाँ पे बहुत तेज़ी से लहरें ऊपर नीचे हो रही हो, एक जगह पे धीमे धीमे नीचे हो रही है ना, यानी ऊपर नीचे धीमे धीमे हो रही है, पर चलने लहर दोनों चल रही है, सामने एक ही तरह स्पीड से चल रही है ना। तो हर कलर की जो लाइट है वो सबकी स्पीड हमें यही रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर एक कलर की लाइट की स्पीड यही होती है, ठीक है। लेकिन हर कलर की लाइट में जो हमें अलग अलग कलर की दिखती है उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर रेड में इतने ऑसिलेशन, रेड में मान लो फॉर एग्जांपल रेड में 500 है, इसमें 1000 है, उसमें 2000 है, ऐसे करके अलग अलग कलर्स ऐसे होते हैं। यानी हर कलर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन आया और एक डाउन आ गया, है ना। इस चीज़ को आप देख रहे हो, एक बार उठा पार्टिकल, मतलब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड उठा और एक बार दब गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा आता है ना, इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ, वन वेव पूरी हो गई, है ना। अगर आप इसको उठा के यहाँ पे से कर दोगे तो कुछ सर्कुलर टाइप का बनेगा ना, इसे हम बोलते हैं वन साइकिल, है ना। वन साइकिल कंप्लीट हो गया और वन वेव लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे वेव लेंथ। यहाँ पर देखिए वेव लेंथ कैसी है, छोटी, और यहाँ पर देखिए एक बार उठा और एक बार दब गया, यहाँ पे कैसी है, वेव लेंथ ज़्यादा है। यानी फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो उस टाइम पे वेव लेंथ कैसी है, छोटी है ना, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है। यानी रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है ना। और मैं उन कलर की बात कर रहा हूँ, उन लाइट कलर्स की। वैसे लाइट की तो बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ लिमिटेड कलर को ही देख सकते हैं, है ना। आगे की भी लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट, उन लाइट्स को हम देख नहीं सकते। मतलब कुछ एक रेंज होती है लाइट की जिसको हम देख सकते हैं, है ना। एक रेंज होती है लाइट की फ्रिक्वेंसी की कि इससे ज़्यादा, अपने साउंड में भी सुना हुआ है, साउंड में 20 हर्ट्ज से अगर नीचे का साउंड है तो हम लोग नहीं सुन सकते, है ना। या फिर 20,000 से ऊपर का है तो हम नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारा जो कान है, इंस्ट्रूमेंट है ना, वो इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन इस तरह से हुआ है। तो सेम चीज़ लाइट में भी है, उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का अगर लाइट है तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, है ना। और उससे कम फ्रिक्वेंसी का, बहुत ज़्यादा रेड से भी कम फ्रिक्वेंसी है तो हम तो भी नहीं देख पाएंगे, दोनों शर्तों में नहीं देख पाएंगे। सो हमारी बात, मैं कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो बात कर नहीं रहा हूँ। वैसे इसको ना 12th में भी दोबारा से रिवाइज करवाया जाता है बच्चों को, ठीक है फिलहाल। लेकिन बेसिक आइडिया आपको एक लगा कि कलर्स में डिफरेंस क्यों होता है। मैं ये बता रहा था कि लाइट इस पर आ रही है, वाइट लाइट की पड़ रही है, लाइट इस पर भी पड़ रही है, चौक पे भी पड़ती है, बोर्ड पे भी पड़ती है। चौक वाइट दिखा देती है जबकि बोर्ड ग्रीन दिखा देता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है कि उससे जो लाइट आ रही है वाइट कलर की लाइट है, यानी सारे कलर की लाइट आ रही है ना। कॉम्बिनेशन है ये वो बहुत सारे कलर की लाइट का। और ये बोर्ड क्या करता है, ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिर्फ एक कलर होता है जिसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो है ग्रीन, है ना। और ये वाइट कलर कैसा होता है, ये वाइट कलर वो होता है जो एक भी कलर को एब्जॉर्ब ना करे। अगर कोई चीज़ आपको वाइट दिखती है तो इसका मतलब क्या है कि वो जिसके ऊपर जितनी भी लाइट पड़ रही है वो सबको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा बिल्कुल भी, है ना। तो इसलिए आपको क्या दिख रहा है, वाइट दिख रहा है। अगर कोई चीज़ ब्लैक दिखे तो इसका मतलब क्या, इसका उल्टा सारा कलर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए वो डार्क है ना। डार्क मतलब ऐसा असल में कोई कलर नहीं हुआ, इसका मतलब नो कलर हुआ, है ना। वाइट कलर का मतलब ऑल कलर हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि चीज़ें हमें क्यों दिखाई देती हैं। अब इस चीज़ को हम बोर्ड पे लिख भी लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको चाहे नोट कर सकते हो, है ना। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं, हम बोलते हैं 1 सेकंड में जितने बार ये ऊपर नीचे हो जाएगा उसको हम बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। मान लो 1 सेकंड ने टाइम दिया इसको, घड़ी की सुई दबा ली और बोला 1 सेकंड का टाइम है, जितने बार ऊपर नीचे होना हो, ये 10 बार हो गया 1 सेकंड में, और ये 2 ही बार हो पाया, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जबकि हमने दोनों को सेम टाइम दिया था ना, मैंने इसको बोला था कि इस वाली कलर की, इस वाले वाइब्रेशन को बोला था कि तुम भी वाइब्रेट हो लो, लेकिन 1 सेकंड का टाइम है तो इसने 10 बार होकर दिखा दिया, इसने सिर्फ 2 बार दिखाया, तो हम बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, द वाइब्रेशन काउंटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हो जाएगी। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, A ray of light enters into benzene. Benzene एक केमिकल होता है, ठीक है। Benzene from air. If the refractive index of benzene is 1.5, by what percentage does the speed of light reduce? यहाँ पे light होगा, speed of light reduce on entering the benzene, है ना। हमें refractive index दिया हुआ है। refractive index किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। refractive index हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें स्पीड ऑफ लाइट का बताना है, स्पीड ऑफ लाइट कितने परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगी अगर वो बेंजीन में एंटर करती है। और शुरू में वो कहाँ पर है, एयर पे है, ठीक है। तो एयर से बेंजीन में जा रही है, उस टाइम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ही है। तो हमें ऐसा कोई फॉर्मूला पता है जो स्पीड से और इससे रिलेट करता हो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करता हो। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो लिखा था, है ना, वो रेशियो होता है, यानी फर्स्ट मीडियम में जो वेलोसिटी है और सेकंड मीडियम में वेलोसिटी है, उनका रेशियो होता है ना। फर्स्ट मीडियम वेलोसिटी डिवाइड बाय सेकंड मीडियम वेलोसिटी, ये हो जाएगा हमारा रेशियो। हमारा फॉर्मूला क्या था, n = C/v। c मतलब फर्स्ट मीडियम, जिसको हम एयर मान लेते, वेलोसिटी इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीडियम यानी बेंजीन, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास इसमें से क्या क्या चीज़ है,
हमारे पास n की वैल्यू है ना, तो हमने यहाँ क्या n की वैल्यू पुट कर दी 1.5 इज इक्वल टू, निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है और कितने परसेंटेज रिड्यूस हो जाती है ये भी निकालना है। तो अगर मैं इसको 1.5 को 3/2 लिख दूँ चलेगा, 3/2 1.5 ही तो होता है, 3/2 इज इक्वल टू c/v। यहाँ से हम v इक्वल टू निकालें तो v इधर आ जाएगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू c इंटू में, या फिर आप लिख सकते हो 2c/3 या फिर 2/3c, है ना, ऐसे लिख लेंगे इसको हम लोग 2/3c। यानी जो वेलोसिटी होगी वो जो इनिशियल वेलोसिटी उसका 2/3 हो गई है ना, तो कितनी कम हो गई हमें ये पता लगाना है। तो उसके लिए क्या होगा, मान लो शुरू में अगर c थी, शुरू में c थी, है ना, वेलोसिटी शुरू में क्या थी, c थी, तो v अगर हमें चेंज निकालना है, यानी वेलोसिटी में जो कमी आई है वो हमें निकालना है, तो हमें c - 2/3c करना पड़ेगा, क्योंकि जब एयर में थी, मान लिया हमने एयर में उसकी वेलोसिटी क्या थी, c थी, और हमने ये क्या निकाल लिया कि जब वो उस मीडियम में, सेकंड मीडियम में, तो उसकी वेलोसिटी c के 2/3 के बराबर है, यानी उसका 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे c में, तो इस मीडियम में वेलोसिटी आ जाएगी। वो हमें कैसे पता लगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ना ये, हाँ, तो ये हमने पता लगा लिया। अब इसमें से इसे कम करोगे तो कितना बचेगा, 1/3 बचेगा, 1/3c, ये 100% का 1/3, यानी शुरू में जो उसकी क्या कहते हैं एनर्जी होगी, स्पीड होगी, वो 100% होगी, हम मान के चलते हैं। अब क्या हो चुकी है, उसका 1/3 हो जाएगी, तो 100% का 1/3 करोगे तो कितना आएगा, 33.3 आएगा ना, हाँ, तो 33.333 डिवाइड में ख़त्म नहीं होगा 3, मतलब उसको हम कैसे लिख लेंगे फिर, यानी परसेंटेज वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी परसेंटेज वैल्यू, यानी 1/3 ऑफ 100% का 1/3 हो जाएगी ना, वो हमने यहाँ से निकाला चेंज, उसमें 1/3 का चेंज आया, तो इसमें हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 33 और 1/3%, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे उसको हम। आपको अपने एग्जाम में आंसर देना है तो किस तरह से आंसर देना होगा, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, यानी ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये फॉर्मूला आप लिखोगे, और जो रीडिंग्स आपको दिए हैं उनको चाहें तो आप पहले लिख सकते हो उससे, तो रीडिंग्स लिखिए, फिर फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखने पर आपको आधा नंबर मिल जाता है, मान लो ये 2 नंबर का सवाल है, तो आधा नंबर आपको जब भी मिल जाएगा जब आप फॉर्मूला लिख दोगे, फिर बाकी का आधा नंबर जब मिलेगा, बाकी का आधा नंबर मिल जाएगा जब आप स्टेप लिखोगे, लास्ट में अगर गलती नहीं हुई तो पूरा नंबर मिल जाएगा, यानी पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, यानी आधा नंबर स्टेप्स लिखने का मिलता है और बाकी करेक्ट आंसर आने का पूरे फुल नंबर मिल जाते हैं, है ना। यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर आएगा तो आप फुल नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लिखिएगा कायदे से, गिवन क्या गिवन है, वी नो, ठीक है, तो उस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा आप, लेट बेंजीन में जो स्पीड है उसे हमने वी ले लिया, और जो एयर में जो स्पीड है उसे वी ले लिया, तो उस तरह से हमारा ये फॉर्मूला होना चाहिए, और उस फॉर्मूला में थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में वैल्यू निकालने को बोला है तो परसेंटेज में निकाल के देना है लास्ट में। तो 1/3 ऑफ इनिशियली सी थी क्योंकि वो एयर में चल रहा था, हाँ, मीडियम में आई तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, तो उसने उसकी स्पीड को 2/3 कर दिया, 2/3 कर दिया, तो चेंज कितना हुआ, 1 पूरे 1 में से 2/3 कम कर देंगे तो क्या बचेगा, 1/3 बचेगा, तो 1/3 का चेंज हुआ, और 1/3 100% का अगर 1/3 करें तो 43.33 के बराबर होगा, या फिर 33 सहित 1/3 के बराबर होगा। ये हो गया। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, दूसरा न्यूमेरिकल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए मीडियम ए बी सी, इन मीडियम ए बी सी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 20 डिग्री 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली, इन विच मीडियम विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी मैक्सिमम। हमारे पास 3 मीडियम है, 3 मीडियम में लाइट एंटर करती है, तो एंटर करने पर इनिशियल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सब में सेम है ना, और ये पहला मीडियम तीनों के लिए सेम है, दूसरा मीडियम तीनों के लिए अलग अलग है। तो दूसरे एक मीडियम में लाइट जो रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होकर वो 20 डिग्री के एंगल पर जाती है, ठीक है। ये एंगल किसके साथ बन रहा है, नॉर्मल के साथ बन रहा है, याद रखना है। और एक में 30 डिग्री के एंगल पर, एक में 40 डिग्री के एंगल पर। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मीडियम होगा जिसमें लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। बताइए, आपको देखने से मालूम पड़ता है, सिर्फ सोचने से ही कौन सा मीडियम होगा
यानी कौन सा वाला होगा, ए बी सी। ए में 30 डिग्री के एंगल में मोड़ा, बी में 30 डिग्री के। सी आपको लगता है कि सी मीडियम ऐसा होगा जिसमें लाइट सबसे तेज चलेगी। बिल्कुल सही जवाब है। कैसे पता लगाया आपने? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ से देखेंगे साइन आई अपॉन में साइन आर, यही है हमारा फॉर्मूला। साइन आई अपॉन में आर की वैल्यू किस में ज़्यादा होगी, आई की आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका मतलब एन की वैल्यू कम हो जाएगी। एन की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब उसने लाइट को कम मोड़ा, लाइट को कम मोड़ा है ना। लाइट को कम मोड़ा तो उसका मतलब एंगल कैसा रहेगा, एंगल बड़ा रहेगा। एंगल बड़ा रहेगा, लाइट को कम मोड़ा मतलब एंगल बड़ा कैसे रहेगा, क्योंकि ये एंगल हम लोग नॉर्मल के साथ बनाते हैं इसलिए एंगल बड़ा होता है। ठीक है, देखिए कैसे लाइट रे ऐसे आई, टेढ़ा आ रही है, वो ऐसे करके इस डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ पर सेकंड मीडियम आया, हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। अब लाइट रे जो है वो बेंड होती है, क्योंकि अगर ये मीडियम मान के चलो हल्का हुआ, ये मीडियम कमज़ोर हुआ, तो आपको पता है लाइट नॉर्मल से दूर हटती है, यानी उसका एक्चुअल पाथ ये है, ये एक्चुअल पाथ है उसका। लेकिन अगर मीडियम कमज़ोर हुआ, आगे का मीडियम हल्का हुआ, तो लाइट इस तरफ मुड़ेगी और नॉर्मल के साथ एंगल और बड़ा हो जाएगा। नॉर्मल के साथ अगर एंगल बड़ा हो गया, इसका मतलब ये वाला मीडियम, दोनों उल्टा भी बोल सकते हैं ना, अगर लाइट ये मीडियम कमज़ोर है तो एंगल और बड़ा हो जाएगा, यानी लाइट ऐसे जा रही थी वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। यानी ये एंगल अगर मान लो ये ऐसे गई तो ये एंगल इतना होगा, ज़्यादा होगा एंगल उस केस में। उल्टा सोचो, अगर एंगल ज़्यादा है इसका मतलब ये वाला मीडियम कमज़ोर है। अगर मीडियम कमज़ोर है, मैंने बताया था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी है ना। अगर मीडियम कमज़ोर होता है तो क्या होता है, लाइट इसमें अगर जिस स्पीड चल रही थी लाइट और तेज चलने लगती है ना। तो सबसे ज़्यादा किस में एंगल हुआ दिखा आपको, इस वाले में ना, फोर्थ केस में, सी केस में, थर्ड केस में, तो उसमें 40 डिग्री का एंगल था। इसका मतलब हमारा तुरंत आंसर क्या हो जाएगा, मीडियम सी जो है वो हमारा। और रीज़न भी आप लिख लोगे, बिकॉज angle of refraction is higher. If the angle of refraction is higher, then the refractive index of second medium is low. That's why the speed of light will increase. या फिर आप कह सकते हो then the second medium is rarer and the first medium is denser. है ना, रैरो होगा भी तो नॉर्मल से दूर हटेगी और एंगल से भी बड़ा होगा। तो सेकंड मीडियम हमारा रैरो हो गया और फर्स्ट मीडियम डेंसर हो गया, उस वजह से एंगल ज़्यादा बड़ा आ गया और हमने अपना सपोर्ट में आंसर लिख देना है। इसको आप मैथमेटिकली भी प्रूव करके लिख सकते हो, है ना। कैसे लिखोगे, इसका रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम को हम ए ले रहे हैं, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाई वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम वी बी, ए बी ले लिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल ए बी हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम हमारा कोई भी मीडियम लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे बी नहीं लिखता हूँ। फिर पहला एयर, दूसरा कोई मीडियम है, यानी ए बी सी इनमें से कोई सा भी मीडियम, है ना। तो मैं इसे वैक्यूम में वेलोसिटी है उसको हम वी लिख देते हैं खाली, है ना। ए जो फर्स्ट मीडियम है सबके लिए सेम ही है, तो जो फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी होगी लाइट की सबके लिए सेम ही होगी, है ना। दोनों सब तीन जितने मीडियम हम सामने रख रहे हैं उन सब में फर्स्ट मीडियम तो सबके लिए सेम ही है ना। फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं एयर है, तो मैंने यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या लिख रखी है, वी लिख रखी है। अब ये रिलेशन हम जानते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या देखते हो आप, कि अगर इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कांस्टेंट है कि नहीं है, तीनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कांस्टेंट है, सवाल में दिया गया है। देखो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द ऑल थ्री, तीनों के लिए है, ठीक, ये कांस्टेंट। अब फर्स्ट मीडियम सबके लिए सेम है, तो फर्स्ट मीडियम वेलोसिटी भी सबके लिए सेम हो जाएगी, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हैं। अगर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा रखा है बीच में मैंने, इक्वल टू का साइन। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, मान लो यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है, ये 1/2 के बराबर है, तो इसको भी 1/2 के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो 1/2 ही तो 1/2 के बराबर होता है, 1/2 1/5 के बराबर थोड़ी होगा। हाँ, तो अगर ये जिस वैल्यू पे आता है, तो ये अगर बढ़ाते हैं हम लोग, हमें इसे भी बढ़ाना पड़ेगा, एज लॉन्ग एज कि हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिख रहे हैं। अगर इक्वल टू का साइन लिखा है तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये अपने आप बढ़ेगा। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना। यानी अगर साइन आई आर की वैल्यू किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, यानी मैं कह सकता हूँ, उल्टा भी कह सकते हैं, वेलोसिटी इन मीडियम ज़्यादा होगी कब, जैसे जैसे अगर साइन आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। साइन आर की क्या, साइन आर जो है इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, साइन की वैल्यू 0 पे सबसे कम, 90 पे मैक्सिमम, यानी बढ़ती है लगातार, है ना। तो एंगल बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब, है ना। 90 तक की तो हम देखेंगे, 90 पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैं अभी बताऊंगा आपको, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है वो, है ना। फिलहाल आप ये जान रहे हैं कि एंगल 0 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो इसका मतलब हम इसे भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन क्या कहते हैं, जो मीडियम की वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल की, डायरेक्ट एंगल ही लिख लो, क्योंकि साइन इंक्रीज होता है तो एंगल आर इंक्रीज होता है, इसलिए तो साइन इंक्रीज होता है। तो इसकी वेलोसिटी किस बात पर डिपेंड करती है, इसकी यानी वेलोसिटी इन मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा हो, मीडियम वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और हमारे में सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस फॉर द वेलोसिटी इन मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। देयरफॉर मीडियम सी हैज़ हाईएस्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, एंगल आर दैट इज 40 डिग्री। यानी मीडियम सी ऐसा है जिसके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता है और उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब उस टाइम पर लाइट जो है वो नॉर्मल से और दूर हट गई होगी। तो सेकंड मीडियम कैसा हो गया, रैरर हो गया, और फर्स्ट मीडियम डेंसर हो गया। सेकंड मीडियम अगर कमज़ोर है पहले मीडियम से, तो इसका मतलब लाइट को और खुली आज़ादी मिल जाएगी तेज़ चलने के लिए, है ना। तो लाइट सेकंड मीडियम में उस मीडियम में तेज़ चलने लगती है। तो सबसे ज़्यादा तेज़ इस मीडियम में चलेगी जिसमें 40 डिग्री का एंगल है। याद रखिएगा, एंगल हमेशा क्या कहते हैं, इससे सेकंड मीडियम होता जो होता करता है ना, वो एंगल रिड्यूस करने की कोशिश करता है, हमेशा ये याद रखना। लेकिन अगर वो नहीं कर पाएगा, किस केस में नहीं कर पाएगा, अगर वो खुद ही कमज़ोर है, जिस मीडियम में लाइट ऑलरेडी चल रही थी उससे भी कमज़ोर सा हिस्सा सामने आ गया, तो एंगल चेंज होने की जगह बल्कि घटने की जगह और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंगल, है ना। और बढ़ने वाला केस किस में होता है, जब सेकंड मीडियम रेयर होता है, ठीक है। हाँ, ये वाला आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन समझ में आया। अब इसके अलावा हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे जिसको मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, है ना। अब हम लेंस के ऊपर या फिर मिरर के ऊपर 2 क्वेश्चन कर लेंगे, 1-2, है ना। और कल हमने पावर पढ़ा था, तो पावर के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। और उससे पहले मैं आपको सोच रहा हूँ वो पढ़ा दूँ, प्रिज्म का वाला चैप्टर पढ़ा देता हूँ। उसमें थ्योरी ज़्यादा है क्योंकि आपके में कोई फॉर्मूला नहीं है, हायर क्लासेस में होता है फॉर्मूला, तो मैं थ्योरी आपको बताऊँगा, तो उसमें कम टाइम लगेगा हमें, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं।